गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है लौह खनिज तत्व। हमारे शरीर में लोहा बहुत ही कम मात्रा में विद्यमान होता है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसका बहुत अधिक महत्व है। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। हमारे शरीर में जितना भी लोहा उपस्थित होता है उसका 70% रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में रहता है, 25% यकृत में, अस्थि मज्जा में, गुर्दे में पाया जाता है और 4% मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में रहता है तथा शेष रक्त प्लाज्मा में एवं ऑक्सीकारक एंजाइम्स में पाया जाता है। लोहा शरीर में प्रोटीन के साथ मिलकर रहता है, अतः ये विशेष रूप से यौगिक के रूप में पाया जाता है। स्वतंत्र रूप में अकार्बनिक लवण के रूप में ये बहुत कम होता है और यौगिक के रूप में शरीर की विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि लोहा पोरफायरिन यौगिक के रूप में ये हिम रूप में उपस्थित रहता है, जैसे हीमोग्लोबिन रक्त में, मायोग्लोबिन पेशियों में। फिर लोह एंजाइम्स के रूप में रहता है, जैसे पैरा ऑक्सीडेज में, कैटिलेज में, माइक्रोजोमल में, साइटोक्रोम में आदि में। फिर फ्लेविन एंजाइम्स में भी ये पाया जाता है। सक्सिनल, डिहाइड्रोऑक्सीनेज और चैंथिन ऑक्सीडेज आदि में होता है। ट्रांसफेरिन में और हीमोसाइडेरिन में भी ये पाया जाता है। ट्रांसफेरिन में प्रोटीन एवं लोहे का यौगिक होता है और हीमोसाइड्रिन में फेरिक हाइड्रोक्सी तथा अनहाइड्रोजेनिक यौगिक का मिश्रण के रूप में होता है। ये हो गए लोहे का यौगिक रूप जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि लोहा हमारे शरीर में कहाँ से प्राप्त होता है। तो यकृत है, मांस है, मछली है, अंडे है कि जर्दी है, इसमें लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है या इसकी प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन होते हैं। भोज्य पदार्थों में उपस्थित इन भोज्य पदार्थों में उपस्थित जो लोहा है इसका ऑक्सीकरण जो होता है अवशोषण जो होता है बहुत ही आसानी से हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, बाजरा, रागी, गुड़, तिल, बथुआ, पुदीना आदि में लोहा पाया जाता है और ये भी इसके प्राप्ति के उत्तम साधन है। अनाजों में लोहा क्या होता है, सबसे जो बाहरी परत होती है उसमें उपस्थित होता है, परंतु जब चक्की में आटा पीसते हैं तो ये उस दौरान नष्ट हो जाता है। अच्छा, अब यह है कि लोहा का शरीर में वितरण किस प्रकार होता है। तो हम देखें, हीमोग्लोबिन में ये 3000 मिलीग्राम के रूप में रहता है। मांसपेशियों में ये 150 से 50 मिलीग्राम के आसपास होता है। फेरिटिन में ये 750 से 1000 मिलीग्राम के आसपास होता है। ट्रांसफेरिन में ये 3 से 9 मिलीग्राम के आसपास होता है और साइटोक्रोम तथा अन्य लोह लवण युक्त एंजाइम्स में ये 6 मिलीग्राम के आसपास होता है और सिड्रोफेलिन में ये 3 मिलीग्राम के आसपास होता है। इस तरह शरीर में लोहा किन किन भागों में कितना कितना होता है ये हमने देखा। अब हम आते हैं लौह तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो सर्वप्रथम कार्य ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहा जो होता है अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हिम जो होता है वह लोहा होता है और ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन होता है और हिम के अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता और व्यक्ति जो होता है एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति या एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति जो है उसके शरीर में अगर हम हीमोग्लोबिन की मात्रा देखते हैं तो 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है।
या इतनी होनी चाहिए। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, आदान प्रदान करने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की अद्भुत क्षमता होती है। अब ये आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन बनने के बाद किस प्रकार से हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है वो दिखते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त धमनियों में परिसंचरित होता है और वहाँ से प्रत्येक कोश तक जाता है और वहाँ ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कोशिकाओं में जाकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो जाता है। फिर कोशिकाएं क्या करती हैं, इस ऑक्सीजन को लेती है और भोजन का पाचन या मेटाबॉलिज्म करती है, ज्वलन क्रिया करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जो स्वतंत्र हीमोग्लोबिन हुआ था उससे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। अब ये कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होती है, शिराओं में परिसंचरित होती है और वहाँ से फेफड़ों तक पहुँचती है। फेफड़ों में कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, मुक्त कर देती है और हीमोग्लोबिन पुनः स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और इस हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए हिम की या आयरन की आवश्यकता होती है। दूसरा ये महत्वपूर्ण कार्य करती है पेशियों के संकुचन में। पेशियों में लोहा जो है मायोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होता है। यह मायोग्लोबिन या ये मायो जो हिम होता है वह लोहे की तरह ही होता है और इसमें भी ग्लोबिन एक प्रोटीन्स होता है और ये मायोग्लोबिन मांसपेशियों के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाओं में भाग लेता है तथा ऑक्सीजन को कुछ समय तक पेशियों में संग्रहित करके रखता है और ऑक्सीजन युक्त मायोग्लोबिन पेशियों के संकुचन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। आया, अब इसका नेक्स्ट कार्य एंजाइम्स के निर्माण में। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाली जो एंजाइम्स हैं जिन्हें हम साइटोक्रोम कहते हैं, उसका निर्माण भी लोहे से होता है। प्रोटीन और कार्बोज के ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेने वाले कैटेलेज तथा पेराऑक्सीडेज का निर्माण भी लोहे से ही होता है। अब मेटाफ्लेवोप्रोटीन्स के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। ये एंजाइम्स कई महत्वपूर्ण क्रियाओं के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे सक्सिनल अम्ल, जैंथिन आदि के लिए। फिर इसका नेक्स्ट कार्य है, ये ट्रांसफेरिन के निर्माण में भी सहायक होता है। लोहा जो होता है ट्रांसफेरिन और सिट्रोफिलिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। फिर ये प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। लोहा जो होता है प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो होती है उसके शरीर में सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है और शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। अब हम आते हैं कि इतने सब कार्य करने के बाद लोहा हमारे शरीर में कैसे अवशोषित होता है या इसका शोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है। तो लोहे का अवशोषण छोटी आंत के पक्वाशय और जजुनम में होता है और लोहे के अवशोषण को कई कारक प्रभावित भी करते हैं, जैसे आंतों का अम्लीय होना अति आवश्यक होता है, अन्यथा लोहे का अवशोषण नहीं हो पाता। हिम तथा नॉन हिम जो आयरन होता है उसमें से हिम आयरन का जो प्राप्ति के साधन है उनका अवशोषण अधिक होता है। जैसे हिम आयरन जो होता है यकृत में, मांस में, मछली में, पेशी युक्त मांस में उपस्थित होता है और इनमें से 60 से 70% भाग जो है लोहे का अवशोषित होता है। नीम
नॉन हिम जो लोहा होता है उसका अवशोषण शीघ्रता से नहीं हो पाता। इसके उचित अवशोषण के लिए हमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड की आवश्यकता होती है। अब तीसरा जो कारक है जो लोहे के अवशोषण को प्रभावित करता है वह है विटामिन सी। विटामिन सी जो है लोहे के अवशोषण के लिए अति आवश्यक होती है। फिर है फाइटिक अम्ल। ये फाइटिक अम्ल क्या करता है, लोहे को अवशोषण को प्रभावित करता है। इसकी उपस्थिति में लोहे का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं होता, क्योंकि लौह लवण जो है वो फेरिक फास्फेट बना लेते हैं फाइटिक एसिड से संयोग करके, जो कि एक अघुलनशील है। और फाइटिक एसिड की उपस्थिति में लोहे का अवशोषण बहुत नेग्लिजिबल होता है। फिर ऑक्सैलिक एसिड, ये भी लोहे से क्रिया करके ऑक्सलेट बना लेते हैं, ये भी एक क्या अघुलनशील यौगिक है और इससे भी लोहे का एब्जॉर्प्शन जो है प्रभावित होता है। अब है लोह लवण की प्रकृति कैसी है, उस पर भी लोहे का अवशोषण प्रभावित होता है। फेरिक लोहा जो है अवशोषण नहीं हो पाता या देर से होता है उसका, और फेरिक लोहा अगर फेरस लोहे में बदलता है तो इसका अवशोषण जो होता है शीघ्र हो जाता है। विटामिन सी, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन ई, तांबा आदि की उपस्थिति में लोहे का अवशोषण शीघ्रता से होता है। लोहे का संग्रह जो होता है उसको हम अगर देखें तो यह मुख्य रूप से यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। अब लोहे के विसर्जन की बात करें तो लोहे का विसर्जन जो है मुख्य रूप से पसीना मलमूत्र के द्वारा हो जाता है। अब हम आते हैं लोहे की इतनी महत्व है तो इसकी हमारी दैनिक आवश्यकता कितनी है। तो ICMR के जो एक्सपर्ट हैं उनके ग्रुप ने 1993 में इसकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा बताई थी। इन्होंने बताया था जन्म से 1 वर्ष तक बच्चे को 1 मिलीग्राम लोहा पर केजी बॉडी वेट आवश्यक होता है, परंतु 1 से 6 वर्ष का अगर बच्चा है तो 12 से 18 मिलीग्राम पर डे आवश्यक होता है। 6 से 12 को 18 से 26 मिलीग्राम पर डे आवश्यक होता है। 13 से जो 18 वर्ष का लड़का है तो उसे 41 से 50 मिलीग्राम पर डे आवश्यक होता है, और लड़की है तो 28 से 30 मिलीग्राम आवश्यक होता है। वयस्क पुरुष है तो उसको 28 मिलीग्राम, वयस्क स्त्री है तो 30 मिलीग्राम, और गर्भकाल में 38 मिलीग्राम पर डे, और धात्री माता है तो उसे 30 मिलीग्राम पर डे आवश्यक होता है। अब अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो क्या होता है, अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया लोहे की कमी से होने वाला एनीमिया भी होता है, फोलिक एसिड की कमी से भी मेगोप्लास्टिक एनीमिया होता है, विटामिन B12 की कमी से भी पर्नीशियस एनीमिया होता है। अब हम आते हैं लोहे की कमी से जो एनीमिया होता है या इन तीनों ही एनीमिया के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो बालकों में, शिशुओं में, किशोरों में, सब में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके लक्षण अगर हम देखते हैं तो हमें कई प्रकार के दिखाई देते हैं। लोहे की कमी से जो एनीमिया होता है उससे मुख्य रूप से शिशुओं में जो होता है उसकी वृद्धि की गति प्रभावित होती है, और इसका मुख्य कारण जो होता है वह अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी के कारण लोहा जो है पर्याप्त मात्रा में निर्धन परिवार ग्रहण नहीं कर पाता या अन्य व्यक्ति नहीं ग्रहण कर पाता, जिसके कारण उसकी त्वचा का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है। मुंह भूख जो है
नहीं लगती, बच्चा सुस्त हो जाता है, उदासीन हो जाता है, बच्चे की वृद्धि और विकास धीमा हो जाता है, पाचन संस्थान में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती। किशोरों में भी अगर लोहे की मांग जो है बढ़ जाती है और इस समय अगर लोहे का वॉल्यूम जो है वह बढ़ने के कारण उसके प्रति माह जो बालिकाएं होती है उसका मासिक धर्म के कारण आयरन जो है वो शरीर से एक्सीट आउट होता है, तो इस समय लोहे की अति आवश्यकता होती है और कमी हो जाती है, तो इसी तरह एनीमिया हो जाता है। गर्भवती माता को भी हीमोग्लोबिन की या कह सकते हैं कि आयरन की कमी हो जाती है, तो उन्हें भी रक्त अल्पता हो जाता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 5 से 9 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाती है, जबकि इस दशा में कितनी होनी चाहिए, 13 से 15 मिलीग्राम होनी चाहिए। और इसी तरह दूध पिलाने वाली माता को भी अगर विटामिन ये लोहा पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है तो इसकी कमी नहीं होती। अगर गर्भकाल में लोहे की कमी हो जाती है या रक्तअल्पता हो जाती है तो इसमें गर्भवती माता को शीघ्र थकावट महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं, एड़ियों में दर्द होने लगता है, त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है, सांस लेने में उनको कठिनाई होती है, दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, नींद भी नहीं आती, हाथ पैरों में दर्द होता है, भूख में कमी आ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में जो पीड़ादायक संकुचन होने लगती है, लेटे रहने की इच्छा होती है। अब इसका जो कमी है वो किन कारणों से होती है, रक्त अल्पता होने के कारण क्या है। तो भोजन में अगर लोहे की कमी हो तो भी रक्त अल्पता हो जाती है, जैसे लोहे की कमी है, B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, या प्रोटीन ऊर्जा मालन्यूट्रिशन है, या विटामिन सी है, राइबोफ्लेविन है, नाइसिन है, या पैंथोनिक एसिड, विटामिन ई की कमी है, तो क्या होता है हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है। या फिर शरीर में लोहे का उचित रूप से अवशोषण नहीं हो तो भी क्या होता है, लोहे की कमी हो जाती है। और अत्यधिक रक्त विघटन के कारण होने वाले रक्त निर्माण मतलब अत्यधिक रक्त विघटन तो हो रहा है तथा रक्त निर्माण उतना नहीं हो तो क्या होता है, ये रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। वृद्धि तथा मांग के समय अगर लोहा कम मात्रा में दिया जाए तो भी क्या होता है, रक्त अल्पता हो जाता है। किशोर बालिकाओं को तीव्र वृद्धि होने पर, प्रजोधर्म शुरू होने पर भी क्या होता है, इसकी मांग बढ़ जाती है और इस समय भी इन्हें कम मात्रा में दिया जाए तो क्या होता है, एनीमिया हो सकता है। गर्भवती स्त्री, दूध पिलाने वाली स्त्री को भी कम मात्रा में दिया जाए तो क्या होता है, रक्त अल्पता हो जाता है। या अत्यधिक रक्तस्राव हो जाए, जैसे दुर्घटना हो जाए, रजोधर्म में अत्यधिक रक्तस्राव हो, या क्रोनिक ऐसी बीमारी हो जैसे अल्सर है, मलेरिया है, या आंतों में रक्तस्राव है, या गर्भपात होने से, प्रसव के समय बार बार गर्भ धारण करने से क्या होता है, हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसको क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। अच्छा, एनीमिया होने पर हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली, यकृत, और इसी तरह हरे पत्तेदार और गहरे रंग वाली सब्जियां, संपूर्ण अनाज, दाल है, गुड़ है, तिल है, मूंगफली है, इसका सेवन भी अच्छा करना चाहिए। लोहे के अवशोषण के लिए आवश्यक जैसे तत्व हैं, विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में लेना चाहिए, जैसे नींबू है, संतरा है, आयरन है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में लोहा अधिक मात्रा में आयरन, विटामिन सी अधिक मात्रा में लिया जाता है तो लोहे का अवशोषण अधिक होता है और हमारे शरीर में लोहे तत्व की कमी नहीं हो पाती। तो इस तरह लोहा हमारे शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रक्त अल्पता या एनीमिया से बचने के लिए भी लोहा आवश्यक होता है। इसे हमें आहार के द्वारा पूर्ण करना चाहिए। आहार के द्वारा
पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। तो ये हो गया आज हमारा लौह खनिज तत्व। आया समझ में? धन्यवाद बच्चों।